हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएड एजुकेशन विद सपना। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ये जो सब्जेक्ट है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में होता ही है, तो ये सभी के लिए कॉमन है। तो इसका जो हिंदी में नाम है वो है बाल्यावस्था एवं विकास प्रक्रिया। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो आज टॉपिक है हमारा मनोविज्ञान का अर्थ और मनोविज्ञान की अवस्थाएं कौन कौन सी हुई अलग अलग, वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करूँगी। क्या क्या मनोविज्ञान की जो है अवस्थाएं हैं और मनोविज्ञान है क्या एक्चुअल में, तो इस बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँच सके। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मनोविज्ञान का अर्थ। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो टॉपिक है क्या आखिर। तो मनोविज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं तो मनोविज्ञान का अर्थ हमें ज़रूर पता होना चाहिए। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतर है। साइकोलॉजी को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं, मनोविज्ञान कहते हैं, जो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से बना है। पहला है साइकी और दूसरा है लोगोस। तो साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन करना या फिर विचार करना। ठीक है, तो साइकी का अर्थ हो गया आत्मा और लोगोस का अर्थ हो गया अध्ययन करना। रुडोल्फ गोइकल जो थे उन्होंने सर्वप्रथम साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। यह आप ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो रुडोल्फ गोइकल ने। ठीक है, साइकी का जो अर्थ है मतलब आत्मा का अर्थ भिन्न भिन्न समय पर भिन्न भिन्न रूपों में, जैसे आत्मा, मन आदि के रूप में लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप मनोविज्ञान का जो अर्थ है और परिभाषा में बदलाव आता रहा है। इसकी चार अवस्थाएं मानी जाती है। अर्थ हमने देख लिया, अब हम अवस्थाओं की बात करते हैं। चार अवस्थाएं मानी गई है मनोविज्ञान की। कौन कौन सी? प्रथम अवस्था है आत्मा का विज्ञान, द्वितीय अवस्था है मन का विज्ञान, तृतीय है चेतना का विज्ञान और चतुर्थ अवस्था है व्यवहार का विज्ञान। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि इसकी चार ही अवस्थाएं क्यों हैं, एक भी हो सकती थी या दो भी हो सकती थी, तो चार ही क्यों हैं? तो देखिए, सबसे पहले जो दी गई वो दी गई थी आत्मा का विज्ञान, ये अवस्था दी गई। फिर इसको भी जो है नकार दिया गया। क्यों नकार दिया गया वो हम आगे आपको मैं समझाऊंगी। उसके बाद मन का विज्ञान आया, जो ये भी ज़्यादा समय तक नहीं चल पाया। फिर चेतना का विज्ञान आया और इसको भी नकारा गया। और अब जो लास्ट में आया वो है व्यवहार का विज्ञान। और जो अभी तक मनोविज्ञान किस अवस्था में है, ऐसा कोई आपसे पूछ ले तो आज जो है मनोविज्ञान व्यवहार की अवस्था में है। आज मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान ही माना जाता है, ना कि आत्मा का, ना मन का, ना चेतना का। आज प्रेजेंट टाइम की हम बात करें तो आज मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात है। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम अवस्था आत्मा के विज्ञान की। 16वीं शताब्दी के जो यूनानिक दार्शनिक थे, कौन कौन थे ये ध्यान रखिएगा। प्लेटो थे, अरस्तु थे, गैरेट थे और डेकार्टे थे, ने इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। मतलब ये उन लोगों में से थे, ये चारों, जो आत्मा के विज्ञान के समर्थक थे, है ना। 16वीं शताब्दी में, शताब्दी आपको ध्यान रहनी चाहिए, 16वीं शताब्दी के यूनानी दार्शनिकों प्लेटो, अरस्तु, गैरेट, डेकार्टे ने इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना। इन्होंने क्या माना, जो मनोविज्ञान है उसमें सिर्फ और सिर्फ आत्मा का ही अध्ययन किया जाता है, जबकि ये बात सही नहीं थी। क्यों सही नहीं थी? क्योंकि आत्मा को न तो देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है। भाई आत्मा को किसी ने देखा है क्या? नहीं देखा ना। तो ना तो आत्मा को देखा जा सकता है और किसी ने छुआ भी नहीं है, मतलब महसूस नहीं किया, फीलिंग नहीं हुई। ठीक है, फील नहीं किया, इसलिए इसके अस्तित्व को प्रयोग द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आत्मा के ऊपर। अतः यह दर्शन का विषय है, विज्ञान का नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे आत्मा के विज्ञान को क्यों नकार दिया गया मनोविज्ञान के अंतर्गत। क्योंकि आत्मा के ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट, कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता, ना वो हम उससे देख सकते हैं, ना छू सकते हैं। तो फिर मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा ही नहीं जा सकता। इसलिए जो है आलोचकों द्वारा ये बात नकार दी गई कि मनोविज्ञान इतना छोटा विषय नहीं माना जा सकता जो केवल आत्मा तक ही सीमित रह जाए। और आत्मा भी कैसी, जिसको ना तो हम देख पा रहे हैं, ना हम छू पा रहे हैं, ना कोई एक्सपेरिमेंट उस पर कर पा रहे हैं। तो इसलिए जो है आत्मा का विज्ञान जो है वहीं
समाप्त हो गया। फिर दूसरा आया, भाई एक जाएगा तो कोई दूसरा आएगा, तो द्वितीय अवस्था क्या आई, मन का विज्ञान आई। ठीक है, अब मन का विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। मन का जो विज्ञान है वो पोम्पोनोजी के द्वारा दिया गया था। ध्यान रखिएगा, नाम मन का विज्ञान किसके द्वारा दिया गया, पोम्पोनोजी के द्वारा दिया गया 17वीं शताब्दी में। देखिए जो आत्मा वाला था वो 16वीं शताब्दी में, और ये जो है 17वीं शताब्दी में। साइका का जो अर्थ है, शुरू में मैंने आपको बताया था साइकी का अर्थ आत्मा, अब जो है साइकी का अर्थ किससे लगाया गया, मन से लगाया गया, और फलस्वरूप मनोविज्ञान को क्या माना जाने लगा, मन का अध्ययन करने वाला विषय और विज्ञान कहा जाने लगा। क्योंकि आत्मा को तो वहीं रोक दिया गया, तो अब साइकोलॉजी को क्या कहा जाने लगा, मनोविज्ञान को, कि ये मन का विज्ञान है। ठीक है, कुछ समय पश्चात इसके अस्तित्व तथा स्वरूप के बारे में आत्मा की तरह ही प्रश्न चिन्ह लगे और नई परिभाषा की खोज प्रारंभ हुई। जैसे आत्मा पे जो है प्रश्न चिन्ह लगाए गए कि आत्मा को ना हम देख पा रहे हैं ना छू पा रहे हैं, तो ये कैसे मनोविज्ञान है। उसी तरीके से ठीक मन के विज्ञान पे भी प्रश्न चिन्ह लगाए जाने लगे आगे जाकर। तो इसलिए जो है ये भी नकार दिया गया कि मनोविज्ञान सिर्फ मन का विज्ञान है, यहीं तक सीमित नहीं रह सकता। फिर जो है तीसरी अवस्था आनी थी, तो तीसरी अवस्था क्या दी वैज्ञानिकों ने, चेतना का विज्ञान। तृतीय अवस्था आई चेतना का विज्ञान। अब ये आई कब, 18वीं में। 16वीं में आत्मा वाली आई थी, और 17वीं में मन का विज्ञान, और 18वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान। ये शताब्दी आपको याद रखनी है। 18वीं शताब्दी के अंत में विद्वानों ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा, चेतना का विज्ञान कहा। 1892 में विलियम जेम्स ने कहा, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है, यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं, चेतना अर्थात चेतन, चेतन अवस्था वो होती है जिसमें हम जागृत अवस्था में हैं, सब कुछ हमको पता है, अनुभव कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, चेतन अवस्था मनुष्य की। ठीक है, यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। ऐसा किसने कहा था, विलियम जेम्स ने कहा था। कब कहा था, 1892 में। अब देखिए वियना देश है एक, वियना के चिकित्सक थे एक बहुत फेमस, सिगमंड फ्रायड, नाम आपने काफ़ी बार सुना होगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के 3 स्तर होते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपके ये काम आ सकती है। वियना के जो चिकित्सक थे सिगमंड फ्रायड, काफ़ी नाम आपको साइकोलॉजी के अंदर इनका सुनने को मिलेगा। सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के इन्होंने 3 स्तर बताए। एक चेतन, जो मैंने आपको बताया चेतन अवस्था, जिसमें मनुष्य को सारी चीज़ों की अनुभूति होती है, जागृत अवस्था को ही हम चेतन अवस्था कहते हैं। तो एक चेतन मन स्तर है, ये मन का स्तर। दूसरा अर्धचेतन, जिसमें आदि चेतन अवस्था है, और अवचेतन। ठीक है, 3 जो है इन्होंने क्या बताया, मन के स्तर बताए। मनोविज्ञान में केवल चेतन अनुभूतियों का ही नहीं अध्ययन नहीं, वरन अर्धचेतन और अवचेतन मन की प्रक्रियाओं का भी अध्ययन होता है। ये नहीं है मनोविज्ञान में केवल जागृत अवस्थाओं में ही जो है अध्ययन किया जाए, नहीं, अर्धचेतन और अवचेतन, जब हम सो जाते हैं तब भी जो है अवचेतन मन हमारा काम करता है, उसका भी अध्ययन होता है। किसमें, मनोविज्ञान में। चेतन प्रक्रियाएं मन का केवल अंश मात्र बताया गया है इनके द्वारा, अधिकांश भाग अचेतन या अचेतन में होता है। अचेतन मतलब, अचेतन और अवचेतन एक ही बात है। अचेतन मतलब जब हम चेतन अवस्था में नहीं होते, अर्थात सो रहे होते, लेकिन हमारा मन जो है वो जाग रहा होता है। यदि मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान कहा जाए तो मन का अधिकांश भाग मनोविज्ञान के अंतर्गत आएगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने क्या कहा, सिगमंड फ्राइड ने, कि मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान अगर कहा जाए तो मन का जो अधिकांश भाग है वो मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आएगा। क्योंकि इन्होंने मन को केवल चेतन ही नहीं बताया, इन्होंने अर्धचेतन और अवचेतन दोनों बताए। इसलिए ये तीनों को साथ लेके चल रहे हैं। मन के 3 स्तर इन्होंने इसीलिए बताया, चेतन, अर्धचेतन, अवचेतन। तो ये कह रहे हैं कि केवल मनोविज्ञान को अगर हम चेतन में ही समाहित कर ले तो अर्धचेतन और अवचेतन कहाँ जाएंगे। यही कारण था कि जो तीसरी अवस्था थी मनोविज्ञान की, चेतन की, चेतन अवस्था, वो भी जो है चेतना का विज्ञान रद्द हो गया। और फिर आया चौथा, व्यवहार का विज्ञान, जो अभी तक साइकोलॉजी में जो मनोविज्ञान है वो इसी अवस्था में है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी आपसे पूछे मनोविज्ञान इस समय कौन सी अवस्था में है, तो व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान आज प्रेजेंट टाइम में, है ना। और अब तब से लेके अब तक यही चली आ रही है, क्योंकि वो तीनों तो
हट गई एक तरीके से। अब ये व्यवहार का विज्ञान ही है मनोविज्ञान। व्यवहार का विज्ञान दिया था वॉटसन ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन सा विज्ञान जो है किसने दिया। तो व्यवहार का विज्ञान दिया वॉटसन ने। 1908 में मैकडूगल, नाम आपने सुना होगा मैकडूगल का। 1908 में मैकडूगल ने अपनी पुस्तक, कौन सी पुस्तक थी, इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी, बुक का नाम ये आप ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का प्रयोग किया। 20वीं शताब्दी में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वॉटसन ने मनोविज्ञान को क्या नाम दे दिया, व्यवहार का विज्ञान कहा। कब कहा, 20वीं शताब्दी में कहा, ध्यान रखिएगा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे वॉटसन, क्योंकि इन्होंने व्यवहार के विज्ञान का ही समर्थन किया। तो इन्होंने 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा, व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहारवादियों ने मनुष्य के बाह्य व्यवहार पर बल दिया। जो व्यवहारवादी थे उन्होंने क्या किया, मनुष्य के जो उसका बाहरी व्यवहार होता है उस पर बल दिया। उसके अनुसार मनोविज्ञान का, उनके अनुसार मनोविज्ञान का विषय जो है वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, जिसे देखा भी जा सके और सुना भी जा सके और उस पर प्रयोग भी किए जा सके। अनुभूत व्यवहार, अनुभूत व्यवहार कहते हैं जिसको हम महसूस कर सके, जो हमारे साथ घटित होता है ऐसा व्यवहार को हम देख भी सकते हैं और परख भी सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। तो व्यवहार को प्रयोग का विषय बनाया जा सकता है, क्योंकि व्यवहार पे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं। एक मानव की जितनी भी क्रियाएं होती है, जो भी उसका व्यवहार होता है, रुचियां होती है, आचरण होती है, उस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रयोग भी कर सकते हैं। जबकि आत्मा पे हम नहीं कर सकते थे, मन पे हम नहीं कर सकते हैं। तो आज मनोविज्ञान अध्ययन के अंतर्गत न केवल बाह्य व्यवहार वरन आंतरिक अनुभूतियां भी सम्मिलित होती हैं। किसी भी मानव की रुचियां, योग्यताएं सारी जो है मनोविज्ञान के अंतर्गत एक मनुष्य का पूरा ही जो है ओवरऑल अध्ययन जो है इसमें किया जाता है। इसलिए मनोविज्ञान आज क्या है, व्यवहार का विज्ञान है, क्योंकि इसमें किसी भी मनुष्य का कैसा बिहेवियर है, कैसा वो आचरण कर रहा है, किसमें उसका इंटरेस्ट है, किसमें नहीं है, मनोविज्ञान टोटल एक इंसान के बारे में बता सकता है। किसके माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, उसके व्यवहार को देखकर। इसलिए आज मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये हमारा आज कंप्लीट होती है मनोविज्ञान की अवस्थाएं। अब आपसे कोई भी पूछे कि ये 4 अवस्थाएं क्यों हुई, 3 क्यों नहीं हुई, 2 क्यों नहीं हुई, तो उसका आंसर मैंने आपको इसी वीडियो में दे दिया। ये नोट्स आप अच्छे से उतार लीजिए अपने नोटबुक में और अच्छे से इनको समझ लीजिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे मनोविज्ञान की परिभाषाएं और मनोविज्ञान के बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।